गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी आत्म परिचय जो पाठ है इसमें आपने 5 जो पैराग्राफ पढ़े हैं उसमें उसी क्रम में आगे है आपकी कविता में। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि हरिवंश राय बच्चन अपनी कविता आत्म परिचय के माध्यम से ये कहना जा रहे हैं कि हमें हर इंसान सत्य का रास्ता खोजना चाहता है, लेकिन सत्य का जो रास्ता है वो इतना कठिन है कि बहुत प्रयास के बाद भी हमें सच्चाई का जो रास्ता है या सच्चाई जो है सत्य के बारे में जानने की जो इच्छा है वो प्रबल इच्छा पूरी नहीं हो पाती। तो कवि यहाँ कहना चाहता है कि हम अपने जीवन में इतना प्रयास करें, इतना यत्न करें कि हम अपने द्वारा किए हुए जो भी झूठ या फरेब के कार्य हैं वो सब मिट जाएं। और आप इस बात से दुखी ना हों कि जो सत्य का रास्ता आप खोजने जा रहे हैं वो आपको नहीं मिला इसलिए आप दुखी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सत्य के रास्ते खोजने के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किया लेकिन किसी ने भी सत्य के मर्म को नहीं पहचाना। लेकिन आपको क्या करना है? आपको अपने जीवन में जो भी बुराई या झूठे फरेब के कार्य हैं उनको दूर करने का प्रयास करें और सत्य के रास्ते में पहुंचने के लिए आप प्रयत्नशील रहें। लेकिन अगर आपको सत्य का रास्ता नहीं मिलता है या सत्य की खोज आप नहीं कर सकते हो तो इसमें आपको हरासमेंट होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी लाइन में कहता है, नादान वही है हाय जहां पर दाना। नादान, नादान का अर्थ होता है नासमझ। कवि यहाँ कहना चाहता है कि समाज में ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े से लोभ लालच देख करके और जो नासमझ इंसान होते हैं, नादान इंसान होते हैं, उनको अपने जाल में फंसा लेते हैं। तो कवि यहाँ ये कहना चाहता है कि आप ये यत्न करें अपने जीवन में कि आप लोभ लालच में ना आए, क्योंकि लोभ लालच जहाँ आता है वहीं पर आप गलत लोगों के हाथ पड़ जाते हैं। कवि यहाँ कहना चाहता है इसके माध्यम से कि जिस प्रकार से पक्षियों को अपने जाल में फंसाने के लिए जो वो होता है, पक्षियों का शिकार करने वाला शिकारी, वो क्या करता है कि दाना डाल देता है और दाना डालते ही पक्षी वहां आ जाते हैं और वो जाल उस पर फेंक करके उनको पकड़ लेता है। तो उसी तरह वो जाल में फंस जाते हैं। तो कवि यहाँ यही कहना चाहता है कि आप लोग ऐसे स्वार्थी और आडंबरी लोगों से बच के रहें, क्योंकि अगर वो आपको इस मोह माया का जो लोभ लालच देख करके आपको अपने जाल में फंसा लें। अगली लाइन में है, फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। अगर इंसान, अगर संसार, मूड माने मूर्ख, फिर मूड न क्या जग, अगर इस प्रकार का व्यवहार इंसान देखता है अपने चारों तरफ और फिर भर इस पर भी वो ना समझे तो वो मूर्ख है, वो अज्ञानी है। ठीक है। तो कवि कहता है कि हमारे बुजुर्गों द्वारा जो मैंने ज्ञान सीखा था, जो हमारा समाज जो हमें ज्ञान देता है कि हमें लोभ लालच करना चाहिए, लोभ लालच में सब जीते एक दूसरे को देख करके हमें भी वो आदतें आ जाती हैं। तो कवि कहता है कि ऐसे लोग मूर्ख होते हैं, लेकिन मैं अब समझ गया हूँ। मैं ऐसा ज्ञान जो कि हमारे पूर्वजों द्वारा या हमारे समाज के लोगों द्वारा जो हमें आसपास व्यवहार के आधार पर हम सीखते हैं, ऐसे ज्ञान को मैं भुलाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये था 4 लाइन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कवि कहता है कि हमें अपने जीवन में ऐसे प्रयास करने चाहिए जैसे कि हमें हमारे द्वारा किए हुए बुरे कर्म को हम मिटा सकें। अगर सत्य का रास्ता आप
पाना चाहते हैं, सत्य की खोज आप करना चाहते हैं, तो आपको यत्न करना पड़ेगा कि अपने बुरे कर्म को हम भूलें, उनको मिटाएं। फिर भी अगर आपको सत्य नहीं मिलता है तो इसमें आपको दुख ही होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य की मर्म को आज तक कोई नहीं जान पाया। तो अभी दूसरी लाइन में कहता है कि हमें समाज के ऐसे लोभी लालची लोग, जो कि हमें लोभ लालच देख करके अपने माया जाल में फंसाते हैं, ऐसे लोगों से हमें बच के रहना चाहिए। फिर कभी कहता है कि संसार में ऐसा जो लोग होते हैं वो ऐसा व्यवहार करते हैं जिसके कारण हम माया जाल में लोभ लालच में पड़ जाते हैं। और ये देख करके भी, ये सोच करके भी अगर संसार के लोग नहीं समझते हैं, कवि कहता है, तो फिर वो ना समझ हैं, मूर्ख हैं, मूढ़ हैं। कवि कहता है कि मैं हमारे जो समाज में लोग जो गलत व्यवहार करते हैं उनके व्यवहार को मैं समझ गया हूँ, और मैं ऐसे अज्ञान जो मुझे उन लोगों से मिला है उसे मैं भूलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसमें भी प्रश्न बनता है कि सत्य की खोज के बारे में कवि क्या कहना चाहता है। सत्य की खोज के बारे में कवि कहना चाहता है कि हमें अपने जीवन में जो भी बुरे कर्म या दुष्कर्म किए हैं उनको हमें मिटाने का प्रयास करना चाहिए। सत्य की खोज की में अपने प्रयासरत रहना चाहिए, लेकिन अगर सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। आगे की इसी क्रम में आगे 4 लाइन में क्या कह रहा है कवि। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि समाज से बड़ा दुखी है और अपना समाज से अपना जो रिलेशन है, संबंध है, रिश्ता है, नाता है, उसके बारे में कवि कहता है मैं और जग। और कवि कहता है मेरा और जग का कोई रिश्ता या कोई नाता नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा जो फरेबी, लालची, स्वार्थी जो समाज है उस समाज से कोई रिलेशन, कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं रखना चाहता। कवि कहता है ऐसा संसार जिसमें छल कपट, है ना, ये भरा पड़ा है, ऐसे इस प्रकार के जग तो मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। मैं अपनी कल्पना के संसार को मैं बनाता हूँ, लेकिन जब मुझे उसमें कुछ कमी नजर आती है तो मैं उसको मिटा देता। अगली लाइन में कहता है कवि, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। वैभव का अर्थ है सुख संपत्ति की माया जाल का जो है संग्रह करना। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जीवन जीने के लिए जो सुख सुविधाएं होती हैं, आज का संसार में जो भी लोग हैं वो सभी क्या करते हैं कि सभी अपने जीवन की भौगोलिक सुख सुविधाओं के लिए यश, वैभव, धन दौलत, इसमें लगे रहते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि ये जो धन दौलत है, ये जो वैभव की जो चीजें हैं, वो सब क्षणिक हैं। इंसान का जीवन क्षण भर का है, लेकिन वो बस इसी भागदौड़ में लगा रहता है कि कहीं से साम दाम दंड भेद से हम अपने जीवन की भौगोलिक सुख सुविधाओं को इकट्ठा करें। लेकिन कवि अपने आप के लिए कहता है मैं ऐसी पृथ्वी को, जिस पृथ्वी पर लोग वैभव के लिए भागदौड़ करते हैं, मैं ऐसी पृथ्वी को प्रतिपग, प्रत्येक पग अर्थात ठोकर मारता हूँ, ठुकराता हूँ। क्योंकि जीवन में हमें अपने लिए सुख सुविधाएं खोजने का या ढूंढने का या उसमें लगे रहने का, जो इंसान है वो, अगर मानव जीवन जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है सब जीवों में, और वो मानव जीवन पा करके भी वैभवता की तरफ दौड़ता है, तो ऐसी पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को या ऐसे लोग जो पृथ्वी पर रहते हैं, ऐसी पृथ्वी को कभी प्रत्येक पग ठुकराता रहता है। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। कवि कहता है मेरा और इस संसार का कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं है। मैं ऐसे संसार से कोई संबंध नहीं रखना चाहता। मैं ऐसा संसार जो स्वार्थी, लोभी, लालची होता है, वैसे संसार को मैं रोज काल्पनिक रूप में मिटाता रहता हूँ।
संसार के लोग जिस पृथ्वी पर वैभवता की तरफ दौड़ते रहते हैं, मैं ऐसी पृथ्वी को प्रतिपक ठुकराता हूँ, अर्थात मुझे ऐसी पृथ्वी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो इसमें कवि पृथ्वी के लोगों के बारे में क्या कहना चाहता है, पृथ्वी को वो क्यों ठुकराता है? तो इसलिए ठुकराता है क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाले जो लोग हैं वो वैभवता की तरफ दौड़ते हैं, इस कारण कवि को ये पृथ्वी अच्छी नहीं लगती। अगला है बेटा पैराग्राफ, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। मैं निज रोदन, निज मतलब स्वयं का, रोदन माने रोना, राग माने राग संगीत लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने जीवन में रोदन अर्थात रोना, राग अर्थात गाना या संगीत लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं स्वयं का, स्वयं किसी दूसरे का नहीं बल्कि स्वयं का अपने जीवन में मैं दुख भी और सुख भी अर्थात रोना भी और संगीत भी मैं अपना स्वयं का रखता हूँ, अर्थात मेरे पास दोनों चीजें। शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ, मैं मेरे जीवन में शीतलवाणी का प्रयोग करता हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे जीवन में मेरी आत्मा को कोई ठेस पहुंचाता है तो मैं अपने जीवन में आग, आग से तात्पर्य क्रोध, कि मैं शीतलवाणी के साथ साथ मेरे जीवन में मेरे अंदर क्रोध भी है, अर्थात बुराई का मैं हमेशा विरोध करता हूँ और उसके लिए अगर मुझे गुस्सा भी करना पड़े या क्रोध भी दिखाना पड़े तो मैं रखता हूँ। दोनों चीजें का यहाँ प्रयोग किया है कि मेरे जीवन में मैं दुखी होता हूँ, दूसरे के दुख को देखकर रोता भी हूँ, और जब कोई किसी की खुशी होती है तो उसमें मैं संगीत का भी प्रयोग करता हूँ। कवि कहता है कि मैं शीतल वाणी का प्रयोग करता हूँ, लेकिन अगर मेरे जीवन में किसी ने मेरी आत्मा या किसी को दुखी किया तो उसको मैं क्रोध भी करता हूँ। अगली लाइन में कहता है, हो जिस पर भूपों के, भूपों माने राजाओं के, प्रसाद माने महल, निछावर माने निछावर। कवि कहता है कि मेरे पास कोई वैभवता नहीं है, मेरे पास किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं है, किसी प्रकार के महल अटारी नहीं है, मेरे पास तो मेरे जीवन में एक छोटा सा खंडर सा भाग है। खंडर सा भाग का अर्थ होता है झोपड़ी है, लेकिन वो झोपड़ी इतनी कीमती है या कहें कि वो इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध है कि ऐसे ऐसे जो राजा महाराजाओं के जो बड़े बड़े गगनचुंबी महल होते हैं, मैं अपने उस खंडर को, जो टूटा फूटा है मेरे पास जो घर है, उस खंडर पर ऐसे भूपों के गगनचुंबी जो महल हैं उन महलों को भी नौछावर करता हूँ, क्योंकि उनमें शांति नहीं है, उनमें छल कपट भरा है, उनमें स्वार्थ भरा है। लेकिन मेरा जो छोटा सा खंडर है उस खंडर में मैं सुख चैन और आराम से रहता हूँ। एक तरफ तो कोई भूपों के राजाओं के महल मुझे दे और एक तरफ मेरी टूटी फूटी मेरी झोंपड़ी है, मेरा खंडर का भाग हो, तो मैं अपने उस खंडर को पाने के लिए उन भूपों के, उन राजाओं के महलों को न्यौछावर कर दूंगा। यहाँ कवि का ये कहना है। ऐसा क्यों करता है वो कवि, ऐसा क्यों कहना चाहता है कवि? क्योंकि जितनी ज्यादा आप ऊंचाइयों को छूना चाहोगे तो डेफिनेटली आपके जीवन में छल कपट और स्वार्थ भरा मिलेगा। तो कवि कहता है कि अगर आपको जीवन में शांति चाहिए, सुख चाहिए, चैन चाहिए, सुकून चाहिए, तो आपको अपने वैभवता की तरफ नहीं भागना चाहिए और अपने जीवन को सुखमय जीवन जीना चाहिए। तो ये था बेटा, इसमें ये प्रश्न था कि वह भूपों के प्रसाद निछावर खंडर पर क्यों करता है कवि। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ ये कहना चाहता है कि अगर हम जितना भी अपने आप को जीवन को सुख सुविधाएं देना चाहेंगे उतना मानव जीवन के अंदर अवगुण पैदा होंगे और उन अवगुणों को से दूर हटने के लिए
हमें सामान्य जीवन जीना चाहिए। तो बेटा ये जो 3 चैप्टर आपने ये 3 जो पैराग्राफ आपने पढ़े, तीनों में से एक एक प्रश्न बनता है। उन प्रश्नों को आप करना। आपके जी इस +2 में जो पेपर आएगा उस पेपर में आपको ये पैराग्राफ दिए मिलेंगे। और ये जो 3 पैराग्राफ हैं, जैसे ऐसे ही पूरा एक पूरी कविता नहीं आएगी, जैसे 3 पैराग्राफ दे दिए या एक दे दिया या 2 दे दिया, तो उनके नीचे आपको अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न आएंगे। उसके नीचे अर्थ ग्रहण के साथ साथ आपको कैसे आएंगे, जो 11वीं में आपने पढ़े थे वो आए थे सौंदर्य संबंधी प्रश्न। सौंदर्य में तो क्या आता है बेटा, 2 पक्ष होते हैं, एक तो मूल भाव, उसका भाव पूछेंगे, एक तो शब्दार्थ होता है और एक उसका पीछे भाव छिपा होता है। तो जो शब्द का अर्थ है वो तो अनुवाद हो गया, और उसके पीछे जो भाव छुपा हुआ है वो उसका मूल भाव हो गया। तो आपको मूल भाव पूछेंगे, और एक में आपको क्या पूछेंगे, शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में आपको क्या बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, कौन सा रस है, इसमें कौन सा काव्य गुण है, ये आपको बताना है। इसकी भाषा कौन सी है, किसी शब्द का जो अर्थ है वो जैसे मूड है उसका अर्थ बता दिया आपने शब्दार्थ के रूप में। यानी व्याकरण संबंधी बातें आपको शिल्प सौंदर्य में बतानी है। उसके से पहले आपको क्या आएंगे, अर्थ ग्रहण संबंधी। इसमें जैसे आप अपठित गद्यांश पद्यांश में जो प्रश्न उत्तर आते हैं, ऐसे ही आपको ये जो पैटर्न है इस पैटर्न में ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपको। ठीक है भाई।